भग्गू कहानी पार्ट 2। 2-3 घंटे कब निकल गए भग्गू को पता ही नहीं चला। रात 10 बजे सेठ ने ठेले पर बनी गुमटी के पतरे खींच दिए और ताला लगा दिया। स्टूल विस्टूल सब अंदर रख दी और घर चला गया। शाम को उसने भग्गू और तीनों बड़े लड़कों को एक एक ठंडी सी चाय और 2 चाय बिस्किट दे दिए थे, जो बरनी में बाकी बिस्किटों के नीचे रखे टूट फूट गए थे। भग्गू को खैर तृप्ति तो नहीं हुई, पर पेट उतना कुलबुला भी नहीं रहा था। भूख से जूझने के बाद अब समस्या थी सोने की। उसने देखा बाकी तीनों लड़कों ने ठेले की छत पे से गुड़गुड़िया निकाली थी और ठेले के नीचे और आसपास बिछा ली थी। वहीं फुटपाथ पर ही भग्गू ने उसकी ओर आशा से देखा तो एक ने आंख मार कर कहा, टेंशन मत ले, हमारे पास सुलाएंगे। चिपका के रात के 1 बजे जब भग्गू गहरी नींद से सो रहा था, एक लड़के ने उसे भड़बड़ाकर उठाया। अरे सरकार के बच्चे, उठ और जरा अपनी कैसेट उल्टी करे। भग्गू को समझ नहीं आया कि वे क्या कह रहे हैं। वो आंख मलता हुआ उठ खड़ा हुआ तो लड़कों ने उसे धक्का देकर फिर गुदड़ी पर पटक दिया और उसे पेट के बल पटक उसकी नेकल खींच दी। वह चिल्लाने को हुआ तो लड़के ने उसका मुंह बंद कर दिया। बिल्कुल सन्नाटा था। आधी रात के दूसरे दिन से वही सन्नाटा भग्गू के मन में भी उभर रहा था। वह मुंह उतारे काम करता रहा। उसने 1.25 महीने गुमटी पर गुजारे। उसकी तनख्वाह भी लड़कों ने छीन ली। फिर गुमटी ही उसका ठौर रही, क्योंकि आसपास के दफ्तरों में चाय बांटने जाता। बाबू लोग उसे कुछ खिला पिला देते, कभी कभार पैसे भी दे देते। पाव चाय और शाम ठले चाय बिस्कुट देता ही था। ऐसे ही चल रहा था कि एक दिन गांव का ही एक बंदा बंसी उस गुमटी पर स्पेशल चाय पीने आया। वह भग्गू को देखते ही पहचान गया। बोला, तू भग्गू है ना? वही भग्गू जिसकी माँ भाग गई थी। तू चल मेरे साथ। सुखसागर गंगाधर की पूछ। भग्गू को समझ नहीं आ रहा था कि बंसी भैया यह क्या कह रहे हैं, पर वह उसके साथ हो लिया कि जो भी पर इस नर्क से तो मुक्ति मिलेगी। और सच में वो जहां पहुंचा वह उसे सुख का सागर ही लगा। सुख सागर उन लोगों के मकान का नाम था। गंगाधर भैया उसके 24 घंटे के नौकर। यहाँ तक कि खाना बनाने वाली नहीं आए तो वे खाना भी बनाते। खाना बनाने वाली आती तो भी चटनी सलाद रायता बनाने जैसे रसोई के ऊपर के काम को वही करते थे। इसमें गंगाधर भैया को कोई तकलीफ नहीं थी। उन्हें तो बाइयों के साथ ही ठीठी करने का शौक था। मगर और भी तो काम थे ऊपर के, जिनके 24 घंटे भी काम करते थे। सो गंगाधर भैया को एक सहयोगी की जरूरत थी। ऐसा सहयोगी जिसके चलते उसका आसन डिगे नहीं और वे गंगाधर के सेवकों के सरताज रहे। यानी कि उसको सहयोगी हाथ नहीं पूछ की जरूरत थी, जो उसके आगे पीछे करते जाए और जो भी वो कहे वो सब करता जाए। ऐसा ही लड़का ढूंढने के लिए घर के भाई साहब ने बंसी को याद किया था। बंसी को अपना कमीशन मिल जाता था। सो अभी अभी सुख सागर में एक ऐसे ही सेवक की जरूरत थी जो बच्चा हो, उम्र में कच्चा हो। बड़े भाई साहब ने बंसी के साफ कह दिया था कि 12 का ही हो तो चलेगा, पर जिसे भी लाओ उसे अच्छी तरह से रटवा देना कि उसकी उम्र 14 है। इसलिए बंसी ने उस भग्गू को चाय की दुकान पर देखा तो उसकी बाँछें खिल गई। यूं बंसी को देखकर भग्गू की मूछ नहीं फूटी और आवाज़ इतनी पतली है कि वो लता मंगेशकर का गाना भी गा सके। उसकी उम्र पूछे तो 14-15 ही बताना। भग्गू की ये तो बात समझ में नहीं आई थी, क्योंकि चाय वाले सेठ ने भी यही बताया कि कोई उम्र पूछे तो 15-14 साल ही बताना। बंसी ने भग्गू को सुख सागर के जो हरियाले ख्वाब बताए थे वो सच्चे ही थे, झूठे नहीं। सुख सागर तो सचमुच में सुख सागर था। भग्गू को दोनों टाइम पेट भर खाना मिलता था। सुबह की चाय भी, जिसमें अतिरिक्त भी खाने पीने की कोई ना कोई चीज़ उसमें मिलती ही थी। यहाँ तक कि कॉफ़ी टॉफ़ी गोली या मिठाई भी मिलती थी। घर की बड़ी भाभी जो रोज प्रसाद चढ़ाती थी वो सबको बांटती थी, घर वालों से लेकर गंगाधर और भग्गू सबको। जैसे ही बड़ी भाभी जी पूजा से निकलती, भग्गू सब काम छोड़ छाड़ हथेली पर हथेली रखकर प्रसाद लेने पहुंच जाते थे। वैसे भी उसके काम को घर में घूमने
के ही थे। कभी गंगाधर उसके छत कपड़े सुखाने या उतारने भेजा करते थे। भाभी जी ने तन्नू दीदी या दीपू भैया को जूते पहनने को या उसके बस्ते उठाकर बस स्टैंड तक जाने को कहते थे। भग्गू क्या, गंगाधर तक उन्हें तन्नू दीदी और दीपू भैया कहते थे और भग्गू को भी यही सिखाया गया था। इसमें भग्गू को बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं थी, वह यहाँ मजे में था। बड़ी भाभी जी यदि प्रसाद देती तो छोटी भाभी जी उसे अक्षर ज्ञान कराती। वे चाहती थी कि भग्गू अनपढ़ ना रहे। छोटे भैया भग्गू से सिर की चंपी कराते तो घंटों मना करने का नाम नहीं लेते, भले भग्गू के हाथ दुख जाए। बड़े भैया भग्गू से गिनकर 500 मुक्के मरवाते अपनी कमर पर। उनको कमर में दर्द जो रहता था। अम्मी जी भी थी तो दिन भर रामायण बाँचती रहती थी। वह भी जोर जोर से अक्षर जोड़ जोड़ कर। वे भी लगभग अनपढ़ ही थी, कभी स्कूल नहीं गई थी। भग्गू से अम्मा जी का बस ऐसा ही कुछ काम पड़ता था, जैसे अम्मा जी मंदिर जाए तो उसके साथ जाना और बाहर खड़े रहकर उसकी चप्पल की रक्षा करना। लकड़ी हाथ में लेकर अम्मा जी की पीठ खुजलाना, अम्मा जी के घुटनों पर बांधने के लिए पड़ोस के घर से खटुमले के पत्ते लाना। बस इसी तरह के कुछ छोटे मोटे काम। कभी कभी तन्नू दीदी और दीपू भैया उसे अपने साथ बैडमिंटन भी खिला लेते थे। गंगाधर की आदत थी औरतों पर चुपके से ताक झांक करने की। वह इसी फिराक में रहता था कि बर्तन वाली जब बर्तन मंजने में व्यस्त हो और खुदा न खास्ता उसका पल्लू कुछ सरक जाए तो कैसा मजा रहे। खाने बनाने वाली की ताक पर से सामान उठाने स्टूल पर चढ़े और उसकी पिंडली दिख जाए तो क्या खूब। वह छत पर जाकर भी खड़ा रहता कि पड़ोसियों की झाड़ू वाली जब चौक में झाड़ू दे रही हो तो और थोड़ा नैन मटक्का हो जाए तो सुरूर आए। उसकी इस हरकतों को किसी औरत ने नजरअंदाज किया तो किसी ने साथ दिया। पिटाई कभी न कभी हुई, शायद इसलिए उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई। उस दिन छोटी भाभी की सहेली की सास मर गई और वो मैयत से होकर आई थी। अम्मा जी का साफ निर्देश था कि किसी के मरने में जाकर आने पर घर का कोई भी सदस्य अपने कमरे के बाथरूम में नहाने नहीं जाएगा। ग्राउंड फ्लोर पर सबसे आगे बने सार्वजनिक बाथरूम में नहाएगा और नहाकर पहनने के कपड़े मैयत के लिए घर से निकलने से पहले बाथरूम में टांग कर जाए ताकि छुआछूत ना हो। सो छोटी भाभी वैसा ही करने वाली थी। भाभी जी नहाने घुसी कि गंगाधर ने भग्गू को बुलाया। क्यों बे, बायोस्कोप देखेगा मुफ्त में? भग्गू को याद आ गया, गांव में कभी कभी मेलों ठेलों में बायोस्कोप आता था, कैसे रील चलती जाती थी और फोटो आगे बढ़ते जाते थे। कभी हेमा मालिनी तो कभी ताजमहल। एक फोटो अमिताभ बच्चन की तो दूसरी कुतुब मीनार की। वैसे अमिताभ बच्चन और कुतुब मीनार में अंतर ही क्या था? भग्गू की माँ तक बायोस्कोप शौक से देखती थी। वो बायोस्कोप का नाम सुनकर भग्गू के मन में चाह उतर आया। टीवी पर तेज भागती तस्वीरें चलने लगी। उसका अपना ही मजा था। जो भग्गू के जोश से हारी भरी पूछ कहाँ है बायोस्कोप? गंगाधर के बाथरूम के दरवाजे केकी होल की तरह खुले हुए थे। उसने भग्गू से कहा, ठीक है तो तू चौकीदारी कर, मैं तो बायोस्कोप देखूंगा। उसने भग्गू को बता भी दिया कि कोई आता दिखे तो भग्गू मुंह से क्या आवाज निकाले कि गंगाधर सतर्क हो जाए। भग्गू ने हामी भर दी, आवाज निकालकर भी बता दी। गंगाधर ने सीधे बाथरूम के की होल पर झुककर अपनी एक आंख उस पर रख दी और दूसरी बंद कर ली और ऐसा मगन हो गया कि उसका दिमाग तो क्या उसके कान भी साथ छोड़ गए। अब उनके किसी आहट का भाव नहीं था। कुछ ही क्षण गुजरे होंगे कि भग्गू को बाहर से गेट की जाली पर बड़े भैया की झलक दिखाई पड़ी। वे भीतर आते उनके पहले ही भग्गू वहां से खिसक लिया, आवाज करके। गंगाधर को सतर्क करना तो दूर की बात है और गंगाधर पकड़ लिया गया रंगी हाथों। बस उसी दिन गंगाधर की सुख सागर से विदाई हो गई और नन्हा भग्गू अनायास ही चीफ सेवक बन गया। उसके काम भी ऐसी फुर्ती और होशियारी से संभाला कि घर के लोग भग्गू के कायल हो गए। सुख सागर उसका अस्थायी वास हो गया। अब यही उसका घर था, यही उसका परिवार, यही उसका संसार। पूरे 8 साल पलक झपकते गुजर गए थे। अब भग्गू की मूछें फूट चुकी थी और बालिग हो गया था। उसकी तनख्वाह बढ़ गई थी। दोस्तों,
ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। हर हर महादेव।